Learno World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है शेर पहचान चार हाथ साझा। या चारों अलग अलग लघु कथाएं हैं यानी कि छोटी कथाएं हैं, जिसमें पहली कथा है शेर, दूसरी पहचान, तीसरी चार हाथ और चौथी साझा। इन कथाओं के रचयिता हैं असगर वजाहत। जिसमें पहली कथा है शेर। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। शेर एक लघु कथा है जिसमें शेर को व्यवस्था का प्रतीक माना गया है, या फिर आप कह सकते हैं शेर को सरकार का प्रतीक माना गया है, जिसके पेट में अनेक सुख सुविधाएं हैं और प्रत्येक जानवर किसी विशेष सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए शेर के मुंह में चले जाते हैं। और प्रत्येक जानवर किसी विशेष सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए शेर के मुंह में खुद ही चले जाते हैं। लेखक शहर या आदमियों, विशेषता कसाई से बचने के लिए शहर छोड़ जंगल की ओर भाग गया। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि वह अपनी सत्ता से तंग आकर दूसरी सत्ता में जाता है। वह अपनी सत्ता से दुखी है क्योंकि वहाँ पर केवल स्वार्थ का बोलबाला है। इसीलिए वह जंगल में भाग गया। जंगल में उसने एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे शेर को देखा, जिसका मुंह खुला था। शेर से बचने के लिए वह एक झाड़ी के पीछे इस प्रकार छिपकर बैठा कि शेर की गतिविधियां देख सके। उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर एक लाइन बनाकर शेर के खुले मुंह में खुद ही चले जा रहे हैं। लेखक ने जानवरों से इसका कारण जानना चाहा, तो सबने अलग अलग कारण बताए। गधे ने बताया कि शेर के मुंह में हरी घास का एक विशाल मैदान है, वह आराम से रहेगा और उसे खाने को खूब सारी घास मिलेगी। लोमड़ी ने कहा कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, वह नौकरी पाने के लिए वहां आवेदन करेगी। उल्लू को शेर के मुंह में स्वर्ग दिखाई दे रहा था, वह निर्वाण पाने के लिए उसके पेट के अंदर जा रहा था। लेखक ने देखा कि कुत्तों का समूह भी शेर के मुंह में समाते जा रहा है। कुछ दिन बाद लेखक ने सुना कि शेर अहिंसावादी और सह-अस्तित्ववाद का समर्थन करता है और वह जानवरों का शिकार नहीं करता है। एक दिन वह स्वयं भी शेर के पास गया। उसने देखा शेर तो आंखें बंद किए बैठा है और उसका स्टॉफ काम का निपटारा किए जा रहा है। लेखक के पूछने पर शेर के स्टाफ ने बताया कि जिन सुख सुविधाओं को पाने के लिए जानवर शेर के पेट में जा रहे हैं, वहाँ वे सुविधाएं हैं। लेखक ने जब उसका प्रमाण मांगा तो स्टाफ ने प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास को बताया। साथ ही यह भी कहा कि बाहर जो रोजगार का दफ्तर है वह झूठ है। लेखक को दोनों दफ्तरों यानी शेर के मुंह में जो दफ्तर था और बाहर स्थिति रोजगार दफ्तर का अंतर पता था, इसलिए वह शेर के मुंह में नहीं गया। इस कहानी में सरकार की स्थिति को दर्शाया गया है। सरकार भी लोगों को अलग अलग प्रलोभन देकर वोट ले लेती है, या फिर अलग अलग योजनाएं निकालकर उनसे फॉर्म भरवा लेती है। पैसा जमा होने के बाद या फिर वोट मिलने के बाद उन्हें वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं जिसका सरकार ने वादा किया था। असल में सच्चाई कुछ और ही होती है। यहाँ शेर भी वही सरकार है जो लोगों को अलग अलग प्रलोभन देकर अपने मुंह में खींचता जा रहा है, परंतु असलियत तो कुछ और ही है, जो इस स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। हमारी दूसरी लघु कथा है पहचान। इस कहानी में बताया गया है कि राजा को अपनी बहरी, गूंगी, अंधी प्रजा पसंद आती है, क्योंकि तभी वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर पाता है। राजा ने आदेश दिया कि उसके राज्य में सब लोग आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। राजा की आज्ञा अनिवार्य मानकर लोगों ने वैसा ही किया। इसके बाद राजा ने कान बंद करके रखने का आदेश दे दिया। इससे फिर उत्पादन बेहतर और अधिक हो गया। बोलने को उत्पादन में बाधा मान राजा ने अगला आदेश होठ सिलवा देने का दिया। और भी आदेश मिलते रहे जिसे लोग मानते रहे। राज अपनी गति से प्रगति कर रहा था, पर जब कुछ लोगों ने अपनी आंखें खोल अपने राज्य की प्रगति को देखना चाहा, तो उन्हें राजा के अलावा कुछ भी नजर न आया, यहाँ तक कि वे स्वयं को भी ना देख सके। यहाँ यह दर्शाया गया है कि चाहे सरकार हो या कोई राजा,
सभी को अंधी, गूंगी, बहरी प्रजा ही पसंद है जो उनसे कोई सवाल ना पूछे। कि जिस दिन वह उनसे सवाल पूछेगी, वह उनकी नजरों में खटकने लगेगी। यदि वह उनसे सवाल नहीं पूछेगी, तो केवल राजा या फिर सरकार का बोलबाला होगा। हमारी तीसरी लघु कथा है चार हाथ। यह लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति अलग अलग तरीके के उपाय ढूंढते हैं और मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। पूंजीपतियों का केवल एक ही मकसद होता है, और वह यह होता है कि किस तरीके से हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकें, फिर चाहे उसके लिए गरीबों या मजदूरों का शोषण ही क्यों ना करना पड़े। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक मिल मालिक के दिमाग में एक विचित्र ख्याल आया कि सारा संसार एक मिल हो जाए और संसार के सभी लोग उस मिल के मजदूर। वह स्वयं को मिल का मालिक, और वहाँ पे जो उत्पादन होगा वो आदमी का होगा, जिसके लिए कोई मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। आसान शब्दों में कहें तो ये मिल का मालिक ये सोच रहा है कि यदि पूरा संसार एक मिल बन जाए और उसका मालिक ये खुद बन जाए, और उसमें जो उत्पादन होगा वो आदमियों का होगा, यानी कि उस मिल में आदमियों को बनाया जाएगा, तो उसे इनकी मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी और इससे उसका व्यवसाय भी बढ़ेगा। एक दिन उसने सोचा कि यदि आदमी के चार हाथ हो जाए तो काम और मुनाफा दोनों ही बढ़ जाएगा। पर यह काम करेगा कौन? यह समस्या सामने थी। इसका हल उसे वैज्ञानिकों में नजर आया। उसने वैज्ञानिकों को नौकर रखा। कई साल तक शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि आदमी के चार हाथ होना असंभव है। यह सुनते ही क्रोधित मिल के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और स्वयं ही उस काम में जुट गया। उसने चार हाथ बनाने के लिए मजदूरों के शरीर में कटे हाथ, लकड़ी के हाथ और अंत में लोहे के हाथ लगवाने चाहे, पर इससे तो मजदूर ही मर गए। अंत में उसने मजदूरी आधी कर दी और मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी। इस लघु कथा में हमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि पूंजीपति लोग, अमीर लोग हमेशा मुनाफे के पीछे ही भागते हैं। उन्हें केवल अपने मुनाफे से मतलब होता है। वह गरीब मजदूर जो इस कहानी में दर्शाए गए हैं, जो उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वह वैसे ही किसी तरीके से अपना घर चला रहे थे और अपना मुनाफा कमाने के लिए उसने उनकी तनख्वाह और कम कर दी, जिससे यहाँ पर उनके साथ हो रहे शोषण को दर्शाया गया है। जिससे यह पता चलता है कि हमेशा से पूंजीपतियों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। तीसरी लघु कथा है साझा। इसमें प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा किसानों की फसलों को हड़पने की चालों का पर्दाफाश किया गया है। किसान को खेती की हर बात का ज्ञान था। प्रभुत्व वर्ग ने उसे बुरी तरीके से डरा दिया था। यही कारण था कि अब वह अकेले खेती करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इससे पहले भी साझा खेती के चक्कर में वह ठगा जा चुका था। शेर, चीते, मगरमच्छ उन्हीं ठगों के प्रतीक हैं। अब की बार हाथी उसे ठगने आया। उसने किसान को साझा खेती करने का सुझाव दिया। किसान का अनुभव था कि साझा खेती से उसे कोई लाभ नहीं मिलता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता। अतः उसने खेती ना करने का निश्चय किया। हाथी का अपना स्वार्थ था, इसलिए उसने काफी देर तक किसान को साझा खेती के फायदों के बारे में समझाया। उसने यह भी बताया कि साझा खेती करने से जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। इससे खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान हाथी की बातों में आ गया और साझा खेती करने के लिए तैयार हो गया। उसने खेत में गन्ना बोया। हाथी ने गन्ने के खेत में अपने साझे की बात का प्रचार सारे जंगल में कर दिया और जानवरों को खेत में हानि न पहुंचाने की चेतावनी दे डाली। किसान के अथक परिश्रम से गन्ने की फसल तैयार हो गई, तो वह गन्नों का बंटवारा करने के लिए किसान को बुला लाया और आधी आधी फसल बांटने की बात कही, जिसे सुनकर हाथी नाराज हो गया। हाथी ने किसान से अपने पराये की बात छोड़ मिलजुल कर गन्ने खाने की सलाह दी। हाथी ने एक गन्ना तोड़ उसका एक सिरा स्वयं पकड़ा, दूसरा सिरा किसान को पकड़ा दिया।
गन्ना खाते समय किसान भी हाथी के मुंह की ओर खिंचकर आने लगा और उसने गन्ना छोड़ दिया। इस प्रकार साझे की खेती का सारा फायदा हाथी ने ही उठाया। कहानी में हाथी पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और यह वर्ग श्रमिकों को हर प्रकार से शोषण करता आ रहा है। के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in